नमस्कार साथियों, मैं आरती श्रीवास्तव आज एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ एक नई कहानी। और आज की हमारी कहानी लेकर आई हैं अनुपमा ऋतु, जो कि है एक युवा अनुवादक और लेखिका। और आज इनकी जो कहानी है उसका शीर्षक है पहेली। तो चलिए बूझते हैं ये पहेली। क्या बात थी कि जो भी सुना अनसुना हुआ, दिल के नगर में शोर था कैसा मचा हुआ। तुम छिप गए थे जिस्म की दीवार के परे, एक शख्स फिर रहा था तुम्हें ढूंढता हुआ। एक साया कल मिला था तेरे घर के आस पास, हैरान खोया खोया सा कुछ सोचता हुआ। शायद हवाएं ताजा कभी आए इस तरफ, रखा है मैंने घर का दरीचा खुला हुआ। भटका हुआ ख्याल हूँ वादी में जहन की, अल्फाज के नगर का पता पूछता हुआ। चाहा था मैंने जब भी हदों को फलांगना, देखा था आगे आगे उफुक दौड़ता हुआ। छिटकी हुई थी चांदनी यादों की शब को राज, छिटकी हुई थी चांदनी यादों की शब को राज। आंगन मेरे ख्याल का था चौंकता हुआ। जिंदगी कोई बहुत सुलझी हुई शय नहीं है, इसके हर मोड़ पर एक नई पहेली अपना जाल बिछाए खड़ी मिलती है। कई दिनों से लग रहा था कि यह फलसफा साउथ एवेन्यू कॉलोनी के लिए ही बना है। ये कॉलोनी जो एक पतली सी सड़क पर बड़े शान से अपना रंगीन सिर उठाए खड़ी थी, पिछले कुछ दिनों से एक अनोखी पहेली की गिरफ्त में थी। अब देखिए ना, ऐसा भी होता है कहीं। ए ब्लॉक के मकान नंबर 22 पर नई नेम प्लेट लगे पूरे 3 महीने हो चुके थे, पर इस सुनहरी नेम प्लेट के भीतर की दुनिया अभी तक राज ही बनी हुई थी। शुरू में सबको लगा था कि नए पड़ोसी हैं, इसलिए अभी संकोच कर रहे हैं, पर धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाएंगे। इसी उम्मीद में कैलेंडर की तारीखें और महीने एक के बाद एक दूसरी करवट लेते गए, पर ना तो संकोच की चादर हटी और ना ही घुलने मिलने के सिलसिले शुरू हुए। देखते ही देखते अच्छा खासा वक्त बीत गया। लॉन में रोपे गए बेला और गुलाब के फूल आने लगे। अनार फलों से लद गया। कनेर के हरे पत्तों के बीच पीले फूलों की नाजुक बस्तियां खिलाईं। और तो और पार्क में लगाए गए छाते का रंग भी उड़ने लगा। पर कॉलोनी वाले इन नए पड़ोसियों के बारे में कुछ भी जान नहीं पाए थे। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बाम फलक से उतर के देखते हैं। सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त, सुना है उसके शबिस्तान से मुत्तसिल है बहिश्त।
मकें उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं। रुके तो गर्दिशें उसका तवाफ करती हैं, चले तो उसको जमाने ठहर के देखते हैं। कहानियां ही सही, सब मुबालगे ही सही, अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। अगर वो ख्वाब है ताबीर करके देखते हैं। जाने कैसे अजीब लोग थे। इतने महीने हुए मोहल्ले में आए, पर ना तो किसी से बोलते और ना ही किसी के घर आते जाते, बस अपने आप में ही कैद रहते। लेकिन हाँ, रोज सवेरे उनके घर की खिड़कियों से झरकर भजन के मीठे स्वर हवाओं में बिखर जाते थे। छोटा सा परिवार था, पति पत्नी और बेटी। कॉलोनी की महिलाएं जब सड़क पर सब्जी वाले से मोल भाव कर रही होती या मसालों की गंध से भभकते गाउन में घर के काम काज निपटाने में लगी होती, उस वक्त मिसेस रॉय शानदार साड़ी पहने नीचे उतरती और नीचे उतरते ही आंखों पर महंगा सा काला चश्मा चढ़ा लेती, शायद इसलिए कि भूल कर भी किसी से उनकी नजरें न मिल जाएं। फिर वो धीमी लय भरी चाल में गाड़ी तक आती और सर्र से ऑफिस के लिए निकल जाती। फिर यही कोई 10 या 15 मिनट के बाद मिस्टर रॉय भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाते और घर पर रह जाती उनकी युवा बेटी, जो पूरी कॉलोनी भर के लिए एक अनसुलझी या कह सकते हैं उलझती हुई सी पहेली बनती जा रही थी। कौन थे आखिर जो मंजिल के करीब आईने की चादरें फैला गए? किस तजल्ली का दिया हमको फरेब, किस तजल्ली का दिया हमको फरेब, किस धुंधलके में हमें पहुंचा गए। उनका आना हश्र से कुछ कम न था और जब पलटे कयामत ढा गए। एक पहेली का हमें देकर जवाब, एक पहेली बनके हर सू छा गए। दिन भर ना जाने किस खोह में घुसी रहती थी, न कॉलेज, न पार्क और न ही बाजार, बल्कि वो तो घर से निकलती ही नहीं थी। बस कभी कभार छत पर दिखाई दे जाती थी। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतली नाजुक देह और कमर के नीचे तक लहराती चोटी। उफ, मोहल्ले भर की आशिक निगाहें ही नहीं, औरतें और लड़कियां भी उसे देखने को ताक झांक करती रहती। एक दिन मेहता आंटी के पीजी में रहने वाले एक लड़के को खिड़की की अध खुली किवाड़ों में से मिसेस रॉय की बेटी का चेहरा दिख गया और ये आधा चेहरा उसे पूरे चांद जैसा लगा, स्याह बादलों से घिरा हुआ चांद। उसके बाद से क्या पीजी के लड़के और क्या कॉलोनी की लड़कियां, सब के लिए मकान नंबर 22 की उस खिड़की का खुलना एक इंतजार बन गया। मेरी आंखें तुझे ढूंढें, नजारा अगर जो मिल जाए, करम की बारिशें हो जाएं, तो बेबाक हो जाऊं। फिरूं मैं दर बदर बस आरज़ुए दीद में उसकी, न हो दीदार तो फिर मैं तड़प कर खाक हो जाऊं।
जिसे देखा नहीं उसके लिए कैसा ये जज्बा है, उसे खोने के डर से किस लिए गमनाक हो जाऊं। खिड़की के खुलने और उसके दीदार होने की तमन्ना लिए वो दिन भी आया जब पीजी बस्ती में उसका नाम रखा गया, और जाहिर तौर पर ये रस्म उसी बंदे ने निभाई जिसने अध खुली खिड़की में से सबसे पहले उसका चेहरा देखा था। हाँ, तो नाम रखा गया ईद का चांद। और इस नाम को बताते वक्त उस लड़के के चेहरे पर ठीक वैसी ही खुशी झलक रही थी जैसे खिलौने वाले को देखकर किसी बच्चे के चेहरे पर खुद ब खुद झलक पड़ती है। खुशी उसके संभाले नहीं संभल रही थी और खुशी से वो बिल्कुल आर्किमिडीज जैसे उछल रहा था। लेकिन उसे इस तरह उछलते देख उसके दोस्तों ने 3 इडियट्स के प्रोफेसर सहस्त्र बुद्धि जैसा मुंह बना लिया। ईद का चांद, तू टाइम मशीन में तो नहीं बैठ गया ना? तुझे नहीं लगता ये नाम कुछ एक्स्ट्रा ही ऐतिहासिक है? I mean, अपने फोर फादर्स के जमाने टाइप का। सच पूछो तो मुझे ये नाम कम किसी बहुत पुराने जमाने के लेखक की कहानी के नाम जैसा ज्यादा लग रहा है। वहीं दूसरे ने मुंह खोलकर हंसते हुए अपना नुक्ता जड़ा। अरे नहीं नहीं, इसमें गलती अपने यार की नहीं है। अरे ये इश्क चीज ही ऐसी है गालिब। तभी तीसरा अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते करते बोला, ओ हेलो, ये गालिब साहब का एग्जाम्पल देकर इसे झाड़ पर मत चढ़ाओ। जरा दिमाग लगा ले मेरे भाई, अपनी जनरेशन के बंदों के पास है इतना टाइम कि 2.5 किलोमीटर लंबे नाम की माला जपते रहे। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम हैं जो गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। चलो मान लिया हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं, क्या बात क्या बात क्या बात। अगर बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। सभी दोस्तों की एक के बाद एक दलीलें सुनते सुनते नामकरण करने वाला भवों पर बल और ट्राउजर की जेब में हाथ डाले सबके बीच खंबे की तरह खड़ा सुनता रहा। फिर सीले बम सा एकदम से फट पड़ा। बस 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 करो तुम सब, बहुत हुआ। अब जो मैं कहता हूं उसे कान खोलकर सुनो और मुंह बंद करके। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो तुम लोग कर रहे हो टैट की तैयारी और हम कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। सो लेवल का फर्क समझिए। हमारी रीजनिंग जिस दिन पकड़ लिए ना भैया, उस दिन गंगा नहा जाओगे कसम से। वो नाम बड़े रीजन के साथ रखा है हमने, कुछ पता भी है। पूरे 5 मर्तबा देख चुके हैं उस अध खुली खिड़की से। पर कभी साइड पोज तो कभी आंखों से ज्यादा दिखती ही नहीं। तो ईद का चांद ना कहें तो और क्या कहें। स्याह रातों में, दिन के उजालों में एक तेरा चेहरा ही नजर आता है सब नजारों में।
हर तरफ यही अफसाने हैं कि हम तेरी अदाओं के दीवाने हैं। कभी काली घटा को ओढ़कर दिन में तू निकलती है, तो कभी शब में चांदनी सी बिखरती है। तेरे पैरहन के अंदाज, तेरे हुस्न के जलवे, तेरे कदमों पे गिरकर बस करता हूँ तेरे सजदे। बेनूर सी जिंदगी है तेरे बिना, करता हूँ तुझसे मोहब्बत मैं बेपनाह। रॉय फैमिली की पहेली को लेकर होने वाले झगड़े केवल पीजी बस्ती तक सीमित नहीं थे। कॉलोनी की लड़कियों के बीच भी जब तब यही मुद्दा तूल पकड़ लेता था। हालांकि कॉलोनी में उसकी हम उम्र कई लड़कियां थीं, पर वो किसी को भी जानती तक न थी। अब मैडम घर से बाहर निकलें तो किसी को जाने भी, घर में घुसे घुसे तो किसी से दोस्ती होने से रही। उस दिन पार्क में जॉगिंग करते वक्त कॉलोनी की टीन पार्टी में उसका जिक्र छिड़ गया। मिसेस छाबरा की बेटी कोमल बोली, महारानी जी जब खुद ही इतनी रिजर्व बनती हैं तो बना करें। अब हम में से तो कोई सामने से दोस्ती का कटोरा लेकर जाने से रहो अपनी अकड़ में। हमारे पास दोस्तों का कोई अकाल थोड़ी ही पड़ा है। हम तो बस एक आवाज लगाएं तो सारे के सारे दोस्त खैरियत पूछने आ जाएं। और एक वो हैं जो खुद को किसी फिल्म की नक चढ़ी एक्ट्रेस समझती है, जिसकी इमेज खराब हो जाएगी हमसे बात करके। उसकी बात पर पीनल इतनी जोर से हंसी कि सामने के पेड़ पर बैठी चिड़िया डरकर अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाती हुई दूर आसमान में उड़ गई। पेड़ की नाजुक डाल उसके अचानक उड़कर जाने से देर तक हिलती रह गई। पीनल ने अपनी हंसी को जबरन रोकने की असफल कोशिश करते हुए कोमल से कहा, यार तू भी ना बस एक ही है अपने तरह की, और कोई नहीं है तेरे जैसा। साष्टांग प्रणाम है तुझे। एक नाजुक फूल सी दिखने वाली खूबसूरत सी लड़की को नक चढ़ी का खिताब दे डाला। बेवजह बस बवाल करते हो, जिंदगी को मुहाल करते हो, न किसी का ख्याल करते हो। तुम भी कितने सवाल करते हो। जी दुखाते हो पहले जी भर कर, बाद में मन में मलाल करते हो। अश्क देते हो पहले आंखों को, बाद हाजिर रुमाल करते हो। खुद ही बर्खास्त करते हो दिल से, खुद ही वापस बहाल करते हो। खुद ही वापस बहाल करते हो। जब नजर को नजर समझती है, लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हो। हम पर सितम सितम केवल, गैर को ही निहाल करते हो। पल में शोला तो पल में शबनम हो, तुम भी सचमुच कमाल करते हो। पीनल की बात सुनकर कोमल ने उसे गुस्से से घूरा और फिर खिलखिलाकर हंस दी और पीनल से बोली, पीनल मुझे तो लगता है साइको पढ़ पढ़ कर धीरे धीरे तू भी साइको होती जा रही है। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तुझे कुछ खबर भी है कि मेहता आंटी के यहाँ पीजी में जो लड़के रहते हैं ना, वो सब। कोमल की बात को बीच में ही काट कर पीनल एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोली, वो क्या क्या किया उन्होंने? कुछ बात हुई है क्या जो मुझे नहीं पता? अरे बताना, चुप क्यों हो गई? मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा।
अरे बाबा, कितना बोलती है तू। अरे तू चुप हो तब तो मैं बोलूं ना। हाँ तो बोल ना, किसने रोका है। कहने के बाद पीनल ने कोमल की तरफ देखा तो कोमल ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे मेहता आंटी के यहाँ पीजी में रहने वाले सारे लड़के उस मकान नंबर 22 में रहने वाली उस पहेली बनी लड़की को एक नजर देखने की जुगत भिड़ाते रहते हैं। सबके कमरों की खिड़कियों के दरवाजे हर समय खुले रहते हैं और सबकी नजरें उस लड़की की खिड़की पर जमी रहती हैं। एक खिड़की गली की खुली रात भर, मुंतजिर जाने किसकी रही रात भर। हम जलाते रहे अपने दिल के दिए, तीरगी कत्ल होती रही रात भर। मेरी आंखों को करके अता रत जगे, मेरी तन्हाई सोती रही रात भर। एक खुशबू दराजों से छनती हुई, दस्तकें जैसे देती रही रात भर। दिल के अंदर कोई जैसे चलता रहा, चाप कदमों की आती रही रात भर। पीनल की उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी और कोमल भी उसकी दिलचस्पी को देखकर खुश होते हुए बोली, तुझे पता है अभी परसों की ही बात है जब वो लैपटॉप लिए छत पर बैठी थी, तभी उन लड़कों में से एक। पीनल फिर बीच में बात काटकर बोली, कौन कौन बता तो सही कौन। कोमल झुंझलाते हुए बोली, अरे वही। ओहो तू भी ना, दिखाया तो था ना मैंने तुझे और बाकी सब लड़कियों को भी। अजीब सी एलियन जैसी हेयर स्टाइल वाला वो नमूना। पता है मैडम जी को इम्प्रेस करने के चक्कर में इतनी देर तक गिटार टुनटुनाता रहा कि क्या बताऊं। जैसे यन्नी के बाद सीधे इन्हीं महाशय पर लाइमलाइट आनी है। गोया धरती पर संगीत के जादूगर हैं ये महाशय। मुझे तो इतनी दूर से गले में उछल आए उसके दिल की धड़कनें तक सुनाई दे रही थी। बाय गॉड। अरे मेरी एक फ्रेंड बता रही थी उसी की कोचिंग में है और IAS की तैयारी कर रहा है। यार DM बने या ना बने, लेकिन इसकी तो गारंटी है कि बंदा सिंगर जरूर बन जाएगा। बाय गॉड, क्या गा रहा था। कहते हुए कोमल और पीनल सहित सभी लड़कियां एक साथ जोर से हंस पड़ी। ऐसा लगा मानो चिड़ियों का पूरा समूह जोर से चहचहा उठा हो। सूनी सूनी थी फजा, किसी ने उसके बालों में गुथी खामोशियों को छू लिया। वो मुड़ी, थोड़ा हंसी, फिर उसके साथ नदियां, वादियां, कोहसार, बादल, फूल, कोपल, शहर, जंगल, सब के सब हंसने लगे। एक मोहल्ले में किसी घर के किसी कोने की हंसी ने दूर तक फैली हुई दुनिया को रोशन कर दिया। जिंदगी में जिंदगी का रंग फिर से भर दिया। जिंदगी में जिंदगी का रंग फिर से भर दिया। बहुत ही अजीब सी बात थी कि एक दूसरे से जब तब वजह बेवजह अबोला साध लेने वाले लोगों को रॉय फैमिली की चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। देश और दुनिया के तमाम सवाल जैसे पीछे छूट गए थे। सोसाइटी की मीटिंग्स हों या मेहता आंटी के पीजी में होने वाली बहसें, जुम्बा क्लासेस हों या मॉर्निंग वॉक, रॉय फैमिली की हर बात हर जगह निकल ही पड़ती थी। और जब निकल पड़ती थी
तो जाहिर सी बात है कि दूर तक भी जाती। कभी चाय की चुस्कियों के साथ, कभी सलाइयों पर फंदे डालते हुए, तो कभी शॉपिंग की प्लानिंग के दौरान। रॉय फैमिली को लेकर तरह तरह की जुमलेबाजियां होती ही रहती। जब मिसेस वर्मा ने कहा कि आप भाई घर से निकलें, किसी से मिलें जुलें, बोलें चालें, तब तो कुछ पता भी चले, पर ये लोग तो हैं ही अव्वल दर्जे के अनसोशल। शायद पैसे की अकड़ में वो किसी को मेल जोल के लायक ही नहीं समझते हो। इस पर मिसेस शर्मा कहाँ पीछे रहने वाली थी। उन्होंने अपने दिमाग में पक रही खिचड़ी भी बाकायदा तड़का लगाकर परोसी। अरे, मुझे तो लगता है ये लोग कोई गैर कानूनी काम करते हैं। इस पर मिसेस सोढ़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और भी बड़ा करके और चेहरे पर हैरत और डर के मिले जुले भाव के साथ बोली, हाय, क्या कह रही हो मिसेस शर्मा, गैर कानूनी? इस पर अपनी दिमागी खिचड़ी पर मिसेस सोढ़ी और बाकी महिलाओं का ऐसा तुरंत रिस्पॉन्स और उन सबके चेहरों का उड़ा हुआ रंग देखकर मन ही मन खुश होते हुए मिसेस शर्मा ने खिचड़ी के साथ पापड़, अचार और घी का समावेश करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। तुम सब क्राइम शोज नहीं देखती हो क्या? उसमें सब बताते हैं कि कैसे अच्छे भले दिखने वाले लोग आखिर में मुजरिम निकलते हैं। सस्पेंस का आलम ये था कि पहले जो किटी पार्टीज, सास, ननद, सेल, ज्वेलरी और टीवी सीरियल्स की चर्चाओं से गुलजार हुआ करती थीं, अब जैसे उनकी सुई रॉय फैमिली और उनकी बेटी पर अटक गई थी। महिलाएं दिन भर इसी पर रिसर्च में लगी रहती कि रॉय फैमिली की पहेली को कैसे सुलझाया जाए। पर अफसोस की बात ये थी कि अब तक कोई भी सुराग उनके हाथ नहीं लग सका था। साम दाम दंड भेद हर उपाय आजमाने के बाद भी जासूस दिमाग रॉय फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके थे। कॉलोनी भर की निगाहें देखती कि अक्सर मिस्टर रॉय की बेटी कहीं जाती है, पर कहाँ? अरे, खुसर पुसर का एक मुद्दा ये भी था। एक दिन योजना बनाई गई। मिसेस शर्मा के क्राइम शोज देख देख कर जासूस बने दिमाग ने एक युक्ति सुझाई, जिसे उन्होंने मकान नंबर 22 के सस्पेंस की वजह से दुबली हुई जा रही बाकी महिलाओं के साथ शेयर किया। मिसेस वर्मा ने सुझाव दिया कि क्यों ना चलकर एकदम से उनके घर पर धावा बोल दिया जाए। अब घर से भगा तो देंगे नहीं, आखिर पता तो चले कि अंदर चल क्या रहा है। और दूसरे ही दिन पूरा का पूरा किटी संप्रदाय अपने इन नए और अनसोशल पड़ोसियों के घर जा धमका। गोल्डन नेम प्लेट के ठीक नीचे पीतल के गमलों में पाम के बड़े बड़े पेड़ बरामदे में दरबान की मानिंद खड़े थे। गेट के एक किनारे रॉक गार्डन था, तो दूसरी ओर कतार में सजे हुए दर्जनों छोटे छोटे गमले। लॉन में बेंत की 2 कुर्सियां बिछी थीं और घास। मजाल है कि एक भी तिनका दूसरे से बड़ा हो। 6 जुड़ी आंखों ने इशारों इशारों में एक दूजे को हैरत भरी और थोड़ी सहमी हुई नजरों से देखा और
कांपते हाथों ने कॉल बेल बजा ही दी। 1-2 सेकंड के बाद दरवाजा खुल गया और साउथ कॉटन की महंगी साड़ी, करीने से संवरी बाल और चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लिए मिसेस रॉय उनके सामने खड़ी थीं। उनको इस तरह अपने सामने देखकर सबकी धड़कनें शताब्दी ट्रेन की रफ्तार को पीछे छोड़ने लगीं। आखिर पूरे 3 महीने से चली आ रही एक अनसुलझी पहेली पर से पर्दा जो उठने जा रहा था। कॉलोनी की पूरी महिला मंडली को अपने सामने पाकर मिसेस रॉय के चेहरे पर हैरानी और मुस्कान के भाव एक साथ चले आए। मिसेस रॉय मुस्कुराते हुए बोली, अरे आप लोग आइए आइए ना। वो हमेशा की तरह हौले हौले चलती हुई अपनी पड़ोसिनों को ड्राइंग रूम में ले गईं। आज मिसेस रॉय के चेहरे पर काला चश्मा नहीं था, इसलिए उनकी चमचमाती हुई आंखों से सब सम्मोहित हुई सी उनके पीछे पीछे चली आई थीं। अचानक मिसेस रॉय की आवाज से उनका सम्मोहन टूटा जब मिसेस रॉय ने कहा, आप लोग बैठिए प्लीज, बैठिए ना, मैं चाय रखकर बस 1 मिनट में आती हूँ। उफ, ड्राइंग रूम था कि शोरूम, एक से एक महंगी चीजें। जासूस बनकर आई महिला मंडली की आंखें एक एक चीज का बड़ी बारीकी से मुआयना कर रही थीं। ये मोटा शानदार कालीन और ऐसी जगमग दीवारें कि 5 स्टार होटल भी मात खा जाए। कोने में तांबे की एक लंबी सी मूर्ति थी और उसके ऊपर सीप जैसा लैंप, जिसकी रोशनी पास में रखे सितार पर अपना नीला दामन बिखेरे हुए थी। बीचों बीच कांच का सुंदर सा झाड़ फानूस लटका हुआ था। उसकी परछाई दीवारों पर घूम घूम कर अजीब अजीब से चित्र खींच रही थी। आधा दर्जन गर्दनें घूम घूम कर ड्राइंग रूम का अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करती रहीं। दीवारों पर कुछ सुनहरी नक्काशी वाले फ्रेम में बहुत ही खूबसूरत 2 पेंटिंग्स टंगी थीं। मिसेस वर्मा से रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछ ही लिया, ये पेंटिंग्स तो बड़ी ही खूबसूरत हैं, कहाँ से खरीदी? ये सुनकर मिसेस रॉय के चेहरे पर गर्व मिश्रित चमक छा गई। उन्होंने एक मीठी सी मुस्कान बिखेरते हुए जवाब दिया, ये पेंटिंग्स मेरी बेटी ने बनाई हैं। 7 रंग और 7 सुर, इनमें जान बसती है उसकी। कैनवस पर जितनी खूबसूरती से रंग बिखेरती है, उतनी ही मिठास के साथ उसके गले से सुमधुर संगीत भी झरता है। मिसेस रॉय अपनी बेटी के मधुर कंठ की बात ही कर रही थी कि बीच में परमिंदर बहन जी बोल उठी, सच्ची भाभी, बच्चे काबिल निकल जाएं तो माता पिता की आधी टेंशन दूर हो जाती है। सुबह सुबह जब मैं किचन में नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तब कई बार उसका गाना कानों में मिश्री सी घोल देता है। सच्ची भाभी जी, बहुत ही मधुर गाती है आपकी बेटी। वैसे है कहाँ, हमसे नहीं मिलवाएंगी? मिसेस रॉय एकदम से खुश होती हुई बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं। समिधा, बेटा समिधा, यहाँ आओ बेटा। मिसेस रॉय बेटी को आवाज लगाती हुई दूसरे कमरे में चली गईं। उनके हटते ही बेलगाम होकर दौड़ते सोच के घोड़े यकायक दबी दबी सी फुसफुसाहट में तब्दील हो गए। मिसेस दुबे बोली,
हमें तो लग रहा था कि लड़की को छिपाए रखना चाहती हैं, पर यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा पड़ता दिख रहा है। इस पर मिसेस शर्मा ने एक बार फिर अपने क्राइम शोज देख देख कर जासूस बन चुके दिमाग की सुनी और मिसेस दुबे से बोली, अरे दिखावा है बहन जी, अक्सर कड़वी गोलियां इसी तरह शक्कर में लिपटी हुई मिलती हैं। कुछ तो काला जरूर है इस महंगी दाल में, आप तो बस देखती जाओ। मिसेस रॉय के ड्राइंग रूम में मौजूद आधा दर्जन दिमाग अपनी अपनी खिचड़ी पकाने में मशगूल थे, पर सबको इंतजार उस पल का था जब बाहर निकालकर सारी खिचड़ियों को एक जगह मथा जाएगा। लेकिन उससे भी पहले ये देखना बाकी था कि आगे क्या होने वाला है। मिसेस रॉय को ड्राइंग रूम की ओर लौटता देखकर सारी फुसफुसाहटें खामोश हो गई थीं। अगले ही पल वो चेहरा सामने था जिसे देखने के लिए पूरी कॉलोनी आंख बनी हुई थी। पूरी महिला मंडली देखती ही रह गई। सच, कुदरत ने किस खूबी से सुंदरता और सादगी को गूंथा था समिधा में। जैसे एक सुबह हो धुली सी, या एक शाम हो मदहोश सी, एक कतरा हो शबनम का, या एक सितारा हो कहकशां के दामन का, हया की चांदनी में लिपटा हुआ सा। दिल लुभा रही है तुम्हारी हर एक अदा, सादगी की है ये दिल लुभाती सदा। समिधा ने आते ही सबका हाथ जोड़कर अभिवादन किया और अपनी मम्मी के करीब जाकर बैठ गई। उसकी आंखों में शरारती मुस्कान थी। मिसेस छाबरा आवाज में चाशनी घोलते हुए बोली, तुम मुझे नहीं पहचानती समिधा, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। सचमुच तुम बहुत अच्छा गाती हो। आज तुम्हारी पेंटिंग्स भी देख ली। भाई लाजवाब हो तुम कॉलेज नहीं जाती? मिसेस रॉय हंसने लगी और बोली, कॉलेज तो 2 साल पहले ही पूरा हो गया इसका, अभी रिसर्च कर रही है। ये सुनकर मिसेस छाबरा हैरत से बोली, अरे वाह, तुमने मास्टर्स के सब्जेक्ट में किया है, म्यूजिक में? तो समिधा बहुत ही मीठे स्वर में बोली, नहीं आंटी, म्यूजिक में नहीं, न्यूरो साइकोलॉजी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फिलहाल एक रिसर्च पेपर पर काम कर रही हूँ, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी इन इंडियन सोसाइटी। ये सुनते ही सबके चेहरों ने ऑटोमेटिकली ओ शेप ले ली। लेकिन बाहर की ये हैरानी भीतर की परेशानी को छिपा नहीं पा रही थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, न्यूरोसाइकोलॉजी, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन क्यूरियोसिटी। सबकी सोच के घोड़े इन शब्दों के बोझ तले भीतर ही भीतर कराहने लगे। सबसे ज्यादा देखने लायक सूरत तो मिसेस शर्मा की थी। उन्होंने चुपके से बाकी की अपनी साथियों की ओर देखा, ये भांपने के लिए कि उन्हें कुछ समझ आया या नहीं। यकीनन उनको भारी तसल्ली हुई, क्योंकि उधर भी हाले दिल जुदा न था। समिधा उनके चेहरों के रंग उड़ते देखकर बोली, एक्चुअली अपने रिसर्च का सब्जेक्ट मुझे मुंबई की उस घटना से मिला जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई थी। आपको शायद याद ही होगा, एक बुजुर्ग महिला का स्केलेटन मिला था उसके अपने ही फ्लैट में। ये न्यूज मेरे दिमाग में कहीं अटक गई थी। मैं सोचती रही कि हमारा देश
कैसे इतना बदल गया। अरे यहाँ तो क्यूरियोसिटी और पड़ोसी एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। क्या उस बुजुर्ग महिला के दिखाई ना देने पर पड़ोसियों को जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं हुई होगी? तभी मुझे लगा कि अलग अलग शहरों और कस्बों में रहकर ये रिसर्च करनी चाहिए कि क्या हमारी सोशल बॉन्डिंग और क्यूरियोसिटी कम हो रही है, और अगर हाँ तो उसका लेवल क्या है। समिधा के बात खत्म करते ही मिसेस रॉय हंसने लगी तो हैरत भरी निगाहों से पूरी महिला मंडली उनकी ओर देखने लगी। तो मिसेस रॉय हंसते हुए बोली, अरे पूछिए मत, ये लड़की हमें पहेली बनाकर बढ़िया स्टडी कर रही है। अकड़ू, घमंडी, अनसोशल, अब लोग तो यही सोचते होंगे ना हमारे बारे में। मुझे तो इतना अजीब लगता है कि क्या बताऊं। नीचे उतरते ही काले चश्मों की आड़ ढूंढती हूँ। माँ बेटी दोनों मुस्कुरा रही थी, पर बाकी सबके चेहरे जैसे हक बकाए हुए थे, जैसे सारे शब्द और सवाल कहीं खो गए हों, जैसे उनकी तड़के वाली गर्मा गर्म खिचड़ी में किसी ने बर्फ डाल दी हो। ऐ शहर, मुझे तेरी असलियत का पता है। तू चुल्लू भर पानी को भी वाटर पार्क कहता है। थक गया है हर शख्स काम करते करते, तू इसे सफलता का बाजार कहता है। यहाँ वक्त की कमी का रोना रो रहा इंसान, तेरी सारी फुर्सतें तेरा इतवार कहता है। मौन रहकर फोन पर रिश्ते निभाते हैं, तू इस मशीनी दौर को परिवार कहता है। जिनकी सेवा में खपा देते थे जीवन सारा, तू उन माँ बाप को अब भार कहता है। वो मिलने आते थे तो कलेजा साथ लाते थे, तू दस्तूर निभाने को रिश्तेदार कहता है। बैठ जाते थे अपने पराए सब बैलगाड़ी में, पूरा परिवार भी न बैठ पाए, उसे तू कार कहता है। अब बच्चे भी बड़ों का अदब भूल बैठे हैं, तू इसको नए दौर का संस्कार कहता है। इस जिंदगी का फल है एक अंगूर का दाना, खट्टा हो या मीठा इसे खाना ही पड़ता है।